नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में गौ रक्षा को लेकर बेहद सख्त कानून है। गौवंश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर कड़े कानून के तहत सजा का प्रावधान है, लेकिन यह सब कुछ बेमानी है, क्योंकि प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर कुछ गौरक्षा दल समानांतर सजा बांट रहे हैं। उनका अपना कानून है, अपने कानून के हिसाब से वो घिनौनी से घिनौनी सजा देते हैं। सजा भी ऐसी कि सुनने और तस्वीरें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे तो शायद आज आप खाना भी ना खा पाए। प्रदेश के प्रशासन और पुलिस दोनों को चुनौती देने वाली कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों से कई और सवाल भी खड़े होते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जितनी शर्मनाक ये तस्वीरें हैं उससे ज्यादा कई अहम सवाल इससे उठते हैं। इनका जवाब ढूंढना लाजमी है। बड़ी बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस रिपोर्ट को देखिए। गाय, गीता और गायत्री हरियाणा की सियासत में कोई नए शब्द नहीं है। हरियाणा सरकार ने गीता और गायत्री को प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो गौरक्षा के लिए कानून तैयार किया है। हरियाणा में गौमांस पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके उल्लंघन पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की होती है, लेकिन पुलिस के कानून के इतर प्रदेश में एक समानांतर अंधा कानून लागू किया जा रहा है। गौरक्षक दलों का ये अंधा कानून मांस की तस्करी में लिप्त लोगों को घिनौनी सजा दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बोलती हैं। जल्दी जल्दी करो। उधर सूरज की वो पड़ रहे प्राण में, आ जाओ आप। पानी सुखा लेंगे, थोड़ा पानी से उतार देंगे। पानी लेते रहो, पानी लेते रहो। गौ माता की जय, जय श्री राम। रात नहीं मारी लो एक और बोतल लो। मेरे गौ माता कटे गोबर खत्म करो जल्दी। ना तू वैके जरिए खुआऊं, अगल मत कर खाऊ। राजू मैंने जिसकी आयो अन काट के गदरा खा जाओ। तस्वीरों में जमीन पर बैठे ये दोनों शख्स गौमांस की तस्करी के आरोपी हैं। फरीदाबाद में गौरक्षक दल के सदस्यों ने इन्हें पकड़ लिया और गोबर खाने की सजा सुना दी। जल्दी जल्दी करो। उधर सूरज की वो पड़ रहे प्राण में, आ जाओ आप। पानी सुखा लेंगे, थोड़ा पानी से उतार देंगे। पानी लेते रहो, पानी लेते रहो। गौ माता की जय, जय जय श्री राम। रात नहीं मारी। खून से लथपथ ये दोनों शख्स इतने डरे हुए हैं कि बिना किसी विरोध के चुपचाप गोबर को खा भी रहे हैं। उल्टी हो रही है, लेकिन पानी पी पी कर अपनी सजा पूरी कर रहे हैं ताकि और पिटाई ना हो, अपनी जान ये बचा सके। कानून सो रहा है, लोग सो रहे हैं और सो रहा है पूरा प्रशासन। तभी तो दिन दहाड़े हाईवे के किनारे कानून के ही नाम पर तानाशाही चल रही है। इंसान को गोबर खिलाया जा रहा है और बेशर्मी यहीं खत्म नहीं होती। गोबर खिलाने वाले इसे आत्मशुद्धि बताते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि पंचगव्य को जो प्रतिदिन यूज करता है उनको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, तो मैं तो गलत मानता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने भी किया अच्छा किया, कम से कम उनके पाप धोए और उनके शरीर में जो बीमारियां थी उनको पंचगव्य से दूर करने का उन्होंने वो किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अध्यक्ष साहब गोबर की महिमा सुनाने लगे। इसे कार्रवाई का डर कहें या इनकी बेशर्मी, बोलते हैं कि वो खुद भी गोबर खाते हैं। तो दुनिया को लगता हो अमानवीय, लेकिन हम पंचगव्य यूज करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में चाहे हवन हो, चाहे पूजन हो, जो भी हो, बगैर गाय के गोबर के वो पूरा नहीं माना जाता। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध और उनके द्वारा बनी हुई अन्य अन्य वस्तुएं जो पंचगव्य है उसके अंदर गोबर भी डाला जाता है, गोबर का अर्क भी डाला जाता है, गोमूत्र भी डाला जाता है। वो मैं स्वयं लेता हूँ प्रतिदिन सुबह पंचगव्य, तो मैं तो उसको अमानवीयता मानता नहीं।
प्रदेश में कानून है, प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन सब बेकार। तस्वीरों तो यही कहती हैं, बाकी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कब तक जारी रहेगी? सवाल बड़ा है और जवाब जरूरी। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जी हाँ, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम सवाल भी खड़े करती हैं। और सुनिए जरा तर्क आपने किस तरीके से देखा कि असल में गोबर खाकर भी आप शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अब अपने आपने तर्क हैं, अपने कुतर्क हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कानून से कौन कितना ऊपर पहुंच गया और क्यों इन चीजों की भनक पुलिस को नहीं लगती, या लगती भी है तो भी पुलिस कुछ कर नहीं रही, सरकार तक सूचना जा नहीं रही। तमाम सवाल है। कुछ सवाल हम यहां पर खड़े कर रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? क्योंकि दरअसल ये गुंडागर्दी है। पहले मारा पीटा गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया और उसके बाद सजा भी दी गई। सजा के डर से कि कहीं और ज्यादा मारपीट ना हो, उसके लिए वो उल्टी करते हुए भी गोबर खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने गलती की, पकड़ने के बाद कानून के हवाले किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गौरक्षा दल के सदस्यों को कानून हाथ में लेने का हक आखिर किसने दे दिया? किसकी सरपरस्ती है, यह दूसरा सवाल है। और आरोपियों के साथ आखिर अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर इस तरीके की व्यवस्था है कि हर अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए न्यायपालिका है, सजा देने के लिए कानून अपना काम करता है। तीन अहम सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा एक खास पैनल के साथ। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाया और किस तरीके से गौरक्षा दल के लोग अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, 10 जून का ये वीडियो है, लेकिन इसके पहले कई और वीडियो आ चुके हैं सामने, जहां पर इसी तरीके से मारपीट की जाती है, इसी तरीके से दबंगई होती है। और ये जो तस्वीर है वो अपने आप में साफ जाहिर करती है कि दरअसल जो लोग वहां पर सजा देने वाले खड़े थे, जिन्होंने इनको मारा पीटा, उनको कानून का कोई खौफ नहीं। उनको लगता है कि समानांतर व्यवस्था वो खुद की चला सकते हैं और उनके ऊपर किसी का डंडा नहीं चल सकता। लेकिन तर्क और कुतर्कों के बीच में आपने एक और बात सुनी। गौरक्षा दल के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि पंचकर्म में तो गोबर का भी इस्तेमाल होता है। हम मानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी पूजा पाठ होती है तो वहां पर गोबर का इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीर की शुद्धि के लिए कौन गोबर खाता है, यह सबसे अहम सवाल हमारे सामने है। और चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में रमन मलिक साहब, प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। नरेश शर्मा साहब मेरे साथ, नेता कांग्रेस के बैठे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और धर्मेंद्र आर्य साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। चंडीगढ़ से हमारे साथ रविंद्र ढुल साहब हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और गुड़गांव से हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, जो कि अध्यक्ष हैं गौरक्षा सेवा दल के, बहुत स्वागत है यादव साहब आपका भी। और पंकज वर्मा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है पंकज वर्मा आपका भी। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। गौरक्षा सेवा दल के नाम पर यह गुंडागर्दी जो हो रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप लोग भी ऐसे ही पकड़ने के बाद सजा देते हैं? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं अभी कि गोरक्षा दल के नाम पर गुंडागर्दी, आप एक चीज देखिए, पिछले 3 दिन में वो लोग हमारे लगभग 3 लोगों को जख्मी कर चले गए। एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, पेट से अभी गोली निकाली उनके, और वो लड़का अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यानी वो करे तो अच्छा काम और हम करे तो गुंडागर्दी। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है इस विश्व में कि उसकी मां के ऊपर अत्याचार और वो हाथ बांध कर बैठा रहे? आप मुझे एक बताएं, आज तक इस विश्व में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसकी मां के ऊपर हाथ उठे और वो हाथ बांध कर बैठा रहे? और आपने नहीं देखा है अभी ये लोग पैर, हाथ और मुंह बांध कर किस तरह बोरी की तरह ठूस ठूस कर गौ माता को लेकर जाते हैं? वो मानवीयता नहीं होती। किसने कह दिया कि मैंने नहीं देखा है? आप मुझे बताएंगे कि मैंने नहीं देखा है? गोलियां चलाते हैं, आप बताएंगे कि मैंने नहीं देखा है? मेरा सवाल सीधा है साहब, मेरा सवाल सीधा है। हम लगातार खबरें देखते और दिखाते हैं। मेरा सवाल सीधा है, मैंने ये पूछा आपसे कि ये गुंडागर्दी क्यों? इसलिए पूछा क्योंकि आप कहते हैं कि अगर वो आपको जख्मी करते हैं तो आप भी उनको जख्मी करेंगे, तो फिर कानून क्या करेगा? और गोबर खिलाने वाली बात जो आपने कही, आपकी प्रतिक्रिया भी हमने सुनाई थी, क्या आप यहां पर बैठकर ये मानते हैं कि आप रोज गोबर खाते हैं और जैसे इन्हें खिला रहे थे ऐसे ही खाते हैं? नहीं अतुल जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो अतुल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंचकर्म
में मैंने आपको बताया। मुझे मत कि समझाइए गोबर साहब, हमारे मुझे पंचकर्म मत में डाला समझाइए जाता है। पंचकर्म क्या है, मुझे मालूम है, आप मुझे नहीं बता सकते। आपकी मेरा आवाज सीधा क्लियर सा नहीं आ सवाल रही है, है। हमें पंचकर्म पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। आपने पंचकर्म पर प्रतिक्रिया दी थी, आपने कहा कि वहां गोबर का अर्क का इस्तेमाल होता है, सीधे गोबर नहीं खिलाया जाता है। गौमूत्र तो हमने सुना था, बहुत सारे लोग उसका सेवन करते हैं, उनकी अपनी बात है। लेकिन आप बताइए, आप क्या प्रतिदिन ऐसे ही पॉलिथीन में गोबर लेकर और पानी बिस्लरी का बॉटल लेकर बैठते हैं, खाते हैं? ऐसा है, हम गोबर से नहाते भी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम गोबर से नहाते भी हैं। नहाना अलग बात है, हम खिलाना, गोरक्षा खाना और करते हैं, खिलाने हम की गोबर अलग से बात नहाते है। भी हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, दरअसल बात यह है, किसी भी कानून के अंदर आपको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, बशर्ते ही अगर वो कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, अगर वो कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो उसको आपको एक अदालत चीज और बता देता हूँ, आयुर्वेद में गोबर भी खिलाया जाता है। नहीं, गोबर गाय का खिलाया गोबर जाता और है, गाय का वो- दूध, गाय का मूत्र सब पवित्र होते हैं। नहीं, गाय का मूत्र पवित्र होता होगा, आपके लिए पवित्र है, सबके लिए पवित्र नहीं है। जरूरी है कि उनको आप जबरदस्ती गोमूत्र पिलाएंगे, उनको जबरदस्ती गोबर खिलाएंगे? सर इन्होंने समझा नहीं है खुद क्या बोल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव साहब, एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब दीजिएगा, बाकी मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल इतना है, यहाँ पर इनकी ऐसा नहीं है शरीर कि की सबके लिए शुद्धि के लिए पवित्र आप नहीं गोबर है। खिला रहे थे। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, विज्ञान जी बताएं। शरीर की शुद्धि के लिए इनको गोबर खिलवा रहे थे। जो व्यक्ति गो मांस खाता है, गो भक्षण करता है, तो क्या उस हक नहीं बनता उसका शुद्धिकरण करने का? अच्छा ठीक है, यानी आप शुद्धिकरण करेंगे, कानून से आप ऊपर हो गए, कानून नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं आपको है। मैं रमन बता मलिक देना साहब, चाहता ठीक हूं है सर, कि हो गया, क्यों नहीं आपका करना मैंने चाहिए। सुन लिया, जो आपकी बारी जब आएगी तब आप हमारी बोलेंगे। माता को ठीक है, काट माफ कर करिए, जाता रुकिए। है। रमन उसका मलिक साहब, देखिए शुद्धिकरण ऐसे करना लोग हैं हमारा सीधे पंच चुनौती दे रहे हैं, पंचकर्म की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। अब इनसे हम कानून सीखेंगे अपना काम पंचकर्म और करता है। आयुर्वेद। ये गौरक्षा दल के हैं, ये लोगों को पकड़ते जी, हैं जी। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम उनको सजा भी देंगे। कानून नहीं है, सरकार नहीं है प्रदेश में। अतुल जी, जहाँ तक मैंने अभी इनके बात सुनी, मैं एक कैवेट आपको सामने बता दूं कि इन्होंने कहीं भी मेरे को नहीं सुनाई दिया कि इन्होंने बोला कि हम सजा देंगे। सजा दे रहे हैं साहब, ये नहीं बोलेंगे तो क्या तस्वीरें नहीं एक बन रही? अतुल जी, आप थोड़ा सब्र रखें, जवाब देने दें, या आप जवाब दे दें और मैं चुप बैठ के यहाँ देख लेता हूँ दर्शक बन के। दर्शक बन के जब आप देख रहे हैं तो आपने ये भी तो देखा होगा ना सर, सजा इन लोगों ने दी है। साहब ऐसा है, सजा इन्होंने जिसने भी करी है, जहां तक मैंने पता करा, आज आपका इस समय फोन आया, उसके बाद मैंने पता करा है जी, और उस समय मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई कि ये लोग जो जिनके ऊपर आरोप है, ये लेके जा रहे थे या जो भी कर रहे थे, उसके तथ्य मेरे को नहीं पता, लेकिन जब ये पकड़े गए हैं तो वहां भीड़ बहुत सारी थी और कोई अकेला व्यक्ति, एक या दो या चार लोग नहीं थे, 50-100 लोग से ऊपर थे। किसने क्या करा, क्या हाथापाई करी, मॉब कर रहा है, आप उसको मैं ये पक्का मानता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं है, चाहे वो गौरक्षा के नाम पे हो, चाहे वो माफियाइज्म के नाम पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज के नाम पे हो, चाहे वो इस नाम पे हो कि आप छुपे हुए कुछ ऐसी चीजें करें जो कि एक प्रदेश के अंदर हाहाकार मचाने और सामाजिक समरसता जो है उसको खराब करने का काम हो। किसी को भी गैर कानूनी काम करना अलाउड नहीं है। ठीक है, हम ये बिल्कुल मानते हैं। सर आपके जवाब से ही एक सवाल मैं उठा रहा हूं और सवाल को मैं दूसरे प्रवक्ताओं की तरफ, नेताओं की तरफ ले जा रहा हूं। आपने कहा कि कहीं पर आपकी जो जानकारी है कि वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 50-100 लोग थे, मॉब ने कर दिया। मतलब 50-100 लोग एकत्रित होते हैं, मॉब एकत्रित होता है, मारपीट होती है और पुलिस नाम की कोई चीज नहीं। ये है सरकार, ये है व्यवस्था। नरेश जी इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद मलिक साहब, रुकिए, आपके पास कोई जवाब है नहीं। आप कैसे बोल सकते हैं मेरे पास कोई जवाब है या नहीं है? मैं बताऊंगा ना आपको। जब मैं बोल रहा हूँ और बीच में अगर एंकर रोक दे और नरेश जी आप उछल जाएं एकदम, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उनकी बारी है, उनकी बारी है। जवाब नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अतुल जी ने बिल्कुल बीच में रोका है।
फिर भी आप ध्यान से सुनिए। नरेश जी का जवाब हम लेते हैं। रमन जी, नरेश जी की बारी है, नरेश जी का जवाब लेते हैं। आप बीच में अगर रोक के जवाब दिलवाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे मेहमान हैं और हम तो नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं है अतुल जी, इस तरीके से नहीं होता है, नहीं होता है। बिल्कुल चर्चा होगी। आप अगर जवाब मांग रहे हैं तो जवाब लीजिए। जवाब वो होना चाहिए जो असल जवाब वो होना चाहिए जो प्रेस के हिसाब से हो। नहीं, जवाब वो होना चाहिए जो सवाल से जुड़ा है। सवाल से जुड़ा हुआ ही जवाब दे रहा हूं आपको। पुलिस को सूचना थी, आपने कहा 100 लोग इकट्ठे हुए। रमन जी आप जवाब दे दीजिए। समय खराब कर आपके समय में नहीं हुआ, मीडिया का आप बताइए, आपके समय में नहीं हुआ गलत गैर कानूनी काम। ठीक है, सुनने की मतलब बाकी मेहमानों के पास आप सुनने की रमन मलिक साहब, अब आप सब्र रखिए। नरेश जी, हर भारतीय के लिए गौ माता पूजनीय है और हर भारतीय गौ माता को जब भी हमारे परिवारों में खाना बनता है तो सबसे पहले मैं ये धार्मिक प्रवृत्ति की बात बताता हूँ। हर घर में ही देखने तो मैं नहीं जाता, अपने ही घर में देखता हूँ कि पहले जो रोटी है वो गौ माता के लिए और कुत्ते के लिए निकलती है। गेट पर जो दरवाजे पर हमारी रक्षा करता है और गौ माता हमारी पूजनीय है, माँ की तरह है। और उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, वो जो कहीं बीमार है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो हर भारतीय नागरिक का दायित्व है। ये भी हम अपना भी परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अपराध कर रहा है और उसके बदले में हम भी अपराध करें, ये भारतीय संविधान या हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल इजाजत नहीं देती। मैं अपने गौ भगत गौ रक्षकों से, मैं भी एक गौ भक्त हूं, मैं भी एक गौ रक्षक हूं। समय समय पर गौ माता के हॉस्पिटल में हमारे वहां खुला हुआ है, पहला हॉस्पिटल बादली विधानसभा में दादरी के अंदर खुला है गौ माता के लिए। वहां हमने जो भी योगदान हुआ अपनी कष्ट कमाई से, गाड़ी कमाई से योगदान दिया भी है और गौ माता की सेवा करने के लिए हम समर्थन नहीं, समर्पित है हर तरह से। लेकिन जो ये घटना घटी है इसमें ये साबित करती है कि प्रदेश के अंदर कोई सरकार नाम की चीज, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। पहले भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है कि सरकार मुक्त होकर हाथ पर हाथ रखकर देखती रही, लोग उजड़ते रहे, घर जलते रहे। अहम सवाल मैं आऊंगा नरेश जी, बहुत संक्षेप। आज की जो ये घटना है ये ऐसा परिदृश्य था जैसे ये घटना हरियाणा में ना होकर तालिबान में हो रही हो। ठीक है, आज हरियाणा की मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। ठीक है नरेश जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। रविंदर ढूल साहब बहुत संक्षेप में आप भी अपनी बात रखें सर। यहाँ पर देखिए, एक तरफ समानांतर सरकार चला रहे हैं वो लोग जो कि गौ रक्षा दल के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 100 लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक बात को सर आऊंगा, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, वक्त बहुत है। ढूल साहब, नरेश जी मेरी बात सुनिए पहले। नरेश जी अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं यहाँ पर बीच में देख नहीं पाया, लेकिन मैंने सुना जैसा कि देखा, क्योंकि यहाँ पर टीवी मेरे सामने उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी गंभीर समस्या है, उस गंभीर समस्या को मैं आपको अंकित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम निंदा करते हैं इस घटनाक्रम की, और इसमें कोई शक नहीं है कि धार्मिक रूप से गौ माता का हमारे समाज में एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम ये हो रहे हैं, अभी नहीं 2015 दिसंबर के आसपास में भी इस प्रकार की घटनाक्रम हुई थी, मार्च में भी हुई है, वो मारने पीटने की भी हुई है, हत्या के भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो इस बात को एक समझे। पहली बात तो कानून हाथ में लिया गया, दूसरी बात यहाँ पर बैठकर के स्टूडियो के अंदर ओपनली चैलेंज भी किया जा रहा है, उसको डिफेंड भी किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं धर्मेंद्र जी से मैं बात करना चाहूंगा जो गौ सेवा दल से हैं, इनके ये मुझे बताएं, ये हरियाणा की सरकार बताए, इस समय पर सड़क के ऊपर 1,17,000 गौ माता हरियाणा के अंदर खुली घूम रही हैं। उनके लिए ये क्या कर रहे हैं? 1,17,000 की मैं आपको फिगर दे रहा हूं। दूसरी बात, सरकार से आप ये पूछें कि गौ सेवा आयोग आपने बना दिया, उस आयोग ने इस समय पर आज तक जो है हरियाणा के अंदर कितनी विजिट की, कितनी आपने सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और कितनी आपके आयोग ने ग्रांट उपलब्ध करवाई गौ माताओं को ठीक करने के लिए। और अभी तक जो है पुलिस ने
गौ तस्कर जो है उनको रोकने के लिए, ऐसा नहीं है, ये एक पैटर्न है। सरकार जानती है कि किस किस जगह से किस प्रकार से तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से किस प्रकार के उपाय किए गए हैं, इन बातों पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, चर्चा इस बात पर होना चाहिए। माफी चाहूंगा धर्मेंद्र जी, माफी चाहूंगा पंकज वर्मा कि अभी मैं सेगमेंट में आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद हम लौटेंगे। तो सवाल यही खड़ा है कि इस सरकार में आने के बाद से हमने देखा है कि गौ रक्षा के लिए बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन ढुल साहब जो सवाल उठाए वो भी लाजमी है। उसके अलावा सीधे तौर पर स्टूडियो में भी चुनौती दी जा रही है, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम पंचकर्म कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे, उसमें गोबर भी खिलाएंगे। यानी अगर किसी ने अपराध किया तो उसको सजा दिलाने के लिए पुलिस और न्यायपालिका नहीं है, बल्कि कुछ संगठन खड़े हो जाएंगे और वो अपने समानांतर सरकार चलाते हुए, कानून चलाते हुए इसी तरीके से सजा का ऐलान करेंगे। इस वक्त हम जो दो प्रतिक्रियाएं रह गई थी, धर्मेंद्र साहब जो कि हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। धर्मेंद्र साहब, आपने सुन लिया कुछ पक्षों को, जैसे कि एक गौरक्षा दल से जुड़े हैं या फिर किसी और पक्ष से जुड़े हैं, उनका अपना अपना एक नजरिया है। कानून के नजरिए से हम इसको देखें तो कैसे देखें, और सीधे स्टूडियो में बैठकर भी चुनौती दी जा रही है कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ये किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, दरअसल बात ये है, पहली बात तो हरियाणा का जो एक्ट है इसमें सबसे ज्यादा सजा के प्रावधान है और सबसे ज्यादा सख्त कानून है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है, गो तस्करी करता है, गोवध करता है, तो उस एक्ट के तहत जो भी उन्होंने ऑफेंस कमिट किया 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, उनको आप सजा दे सकते हैं। लाख रुपए फाइन है, आप फाइन कीजिए। लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी करना, तालिबाने अदालतें लगा करके फरमान देना कि इनको हम गोबर खाने पर मजबूर करेंगे या इनको इस तरीके से मारेंगे, पीटेंगे, 50-100 आदमी इकट्ठे होकर के अपनी अदालत लगा करके किसी भी प्रकार से जो है ये सब करते हैं, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। सेकंड थिंग, प्रशासन और पुलिस को मतलब सबसे ज्यादा सख्त हो जाना चाहिए, ऐसे गुंडों को उठा करके गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये किसके इशारे पे करते हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं? हो सकता है सरकार को बदनाम करने वाले लोग हों, ये इस तरीके की हरकतें करके ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार देखो, लॉ एंड ऑर्डर नाम की हरियाणा के अंदर किसी भी तरह की कोई मशीनरी नहीं है। ऐसे लोगों को तो सरकार को भी चाहिए, क्योंकि सरकार बदनाम हो रही है। यही नहीं, बाकी आपके चैनल जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है और जो है पूरे हरियाणा और बाकी जगहों पर भी देखा जाता है। उससे क्या है कि हरियाणा की छवि को कितना बड़ा धक्का लगता है। और रमन मलिक साहब अगर ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे तो ये ठीक नहीं है। रमन मलिक साहब, आज मैं आपको बता दूं, आपकी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो 50-100 लोग नहीं, देखिए रमन साहब आपने कहा 50-100 लोग जो है इस तरीके से उनको मारते पीटते, आपको ये चाहिए था कि 50-100 लोग अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो हरियाणा सरकार कभी उनको माफ नहीं करेगी और उनको उठा करके हम बंद करेंगे। उनके लेकिन उन्होंने बीच में रोक दिया। मैं तो नहीं, देखिए दरअसल बात है, इस तरीके से तालिबान अदालतें हरियाणा में नहीं लगने दी जाएंगी। और कोई इज्जत करता हूं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इज्जत करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको बता दूं, अगर आप पूरी बात नहीं करने देंगे, लेकिन बातें वो प्रेस वाली बात आप मत करिए, बातें वो जो सवाल होता है, मैं आऊंगा सर, ठीक है रमन सर, धर्मेंद्र जी 1 मिनट माफ करिएगा रमन मलिक साहब, ये सरकार बनने से पहले आप लोग ही कहते थे कि प्रेस जो है वो बिल्कुल सही है, और अब आप ये कहेंगे कि आप तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो ये आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मैं इसका आपको बखूबी जवाब दूंगा। मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल मैं आऊंगा। आपने मेरे आप चाहे तो रिव्यू कर ले, पंकज वर्मा साहब बात बीच में रोकी, बिल्कुल रोकूंगा सर। आप अगर कुतर्क करेंगे, आप अगर गलत दिशा में जाएंगे, मेरा अधिकार है, मेरा शो है, मैं रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। पंकज वर्मा जवाब देना, मैं जरूर पंकज वर्मा साहब, सामाजिक तौर पर अगर हम देखें, आप सामाजिक कार्यकर्ता, ये माहौल है, इस माहौल में हम रहेंगे। गौरक्षा के नाम पर इस तरीके की गुंडाई और खुलेआम सरकार को चैलेंज देना, पुलिस वालों को चैलेंज देना, ये सामाजिक ताना बाना एक बेहतर बनाने की कवायद, और क्या इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, प्रदेश की जनता स्वीकार कर सकती है? देखिए, अगर मानवता के नज़रिए से देखें तो बेशक वो क्रिमिनल है, मानते हैं, बट उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना का हक हमारा संविधान हमारे को नहीं देता, और हमें एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के साथ दूसरा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो निहायत ही गलत है। हमारे जो हिंदुओं के लिए
उन्होंने जो किया है वो उसमें पाप की श्रेणी में आता है, उसके लिए चाहे वो 10 साल की सजा भी है वो भी कम है। मगर मैं गौ रक्षा दल को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वो कानून के आंख, नाक और कान बने, और इस तरह से जो भी तस्करी होती है पुलिस अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। उनके आंख, नाक, कान बने, उनको पकड़े और पुलिस के हवाले करे। कानून हरियाणा का सबसे मजबूत कानून है गौ रक्षा के लिए, तो उनको सजा कराए और एक एग्जाम्पल पेश करे कि हरियाणा के अंदर गौ तस्करी बिल 0 होती है, और ऐसे गौ रक्षकों को फिर सरकार सम्मानित भी करे। मगर ऐसे गुंडागर्दी करना और इस तरह उनके लिए भी कानून है, फिर उनके लिए भी कानून है। ठीक बात कही आपने, ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आ रहा हूं सर, नरेश जी आऊंगा, उसके पहले मैं चाहूंगा जरा धर्मेंद्र यादव से एक सवाल ले लूं। धर्मेंद्र यादव साहब, बहुत संक्षेप में बताइएगा, आप जो अभी इस तस्वीर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके पहले कई तस्वीरें मैंने देखी हैं, बेल्ट से मारते हुए, बांध के मारते हुए, तमाम तरह की बातें। आपने कहा कि माता के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सहेंगे नहीं, तो फिर कानून जो बना है हरियाणा सरकार का उसको हटा देते हैं, आप लोग अपना ही कानून बनाइए। इस तस्वीर या इस कृत्य का क्या आप समर्थन करते हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे? बस इसका जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनको हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा हाथ भी नहीं लगाया गया। आप जो बचाव की मुद्रा में मत आइए, जिस तरीके से फ्रंट पे खेलने निकले थे पहले, अब जरा वैसे ही फ्रंट पर खेलिए। आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्या इस तस्वीर का आप समर्थन करते हैं? बस इतना सवाल पूछा है। नहीं, बचाव की मुद्रा नहीं कह रहा मैं बचाव की मुद्रा में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई साहब जो कांग्रेस से आए हुए हैं वो कह रहे थे, मैं आपको 3 साल पीछे लेके जाता हूं, आज से 3 साल पीछे लेके जाता हूं। हमारा एक युवा साथी जिसको ये गो तस्कर धारदार हथियारों से काट कर चले गए थे, कहां गई थी उस टाइम कांग्रेस सरकार? कहां गए थे इनके मानवता वाले लोग? किसी माँ ने अपना लाल खो दिया, हमारे विक्रांत यादव को मार दिया गया था, कौन व्यक्ति आया था? अभी 10 दिन पहले, 1-2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जो मैं समझ गया माँ के बचाव के लिए आप कत्ल करने के लिए भी तैयार हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हाँ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है? अन्य किसी चीज, सिर्फ इतना जवाब दीजिए साहब, आप कह रहे हैं कि जो हुआ है सही हुआ है? मैं कहना चाह रहा हूं कि एक रात में उसको हीरो बना दिया गया। कोई उसको, मेरे भाई साहब मान्यवर, मैं जो बात कह रहा हूं उसको पहले गौर से सुनिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिए। वो गाय काटे अच्छा है, हम अगर उसका विरोध करें तो हम गुंडे कहलाते हैं। यही कहना चाहते हो ना आप लोग कि हम गुंडा ही करते हैं? कानून किस लिए है? वो गाय को उठा के ले जाए, घर के अंदर इसीलिए तो लोगों को कानून मार बना जाए, है, रोड पे कानून के अंदर सजा का प्रावधान दिया गया। ये थोड़ा है कि आप ही जो है आप ही अदालत लगा लेंगे, आप ही तालिबान अदालत लगा लेंगे, आप ही को कानून पूरा का पूरा दे दिया गया। चाहे कुछ भी हो, आप जो है इस बात को तय करेंगे कि किसने गाय काटी। ठीक है सर, ठीक है। मैं बहुत संक्षेप, नरेश जी बहुत संक्षेप कहना चाहूंगा कि आप सबसे बड़े गौ माता के रक्षक होने के ठेकेदार ना बने। गौ हमारी भी माता है और गौ भक्त हम भी हैं, और गौ माता की सेवा हम भी करते हैं। और गौ माता की सेवा ना करने का या रक्षा ना करने का यहाँ प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, अगर किसी नहीं है, अगर किसी गौ तस्कर ने कोई हरकत की है तो उसका सजा देने के हकदार है। ठीक है नरेश जी, मैं गुजारिश करूंगा शांत हो जाए आप, कृपया शांत हो जाए। मेरा दूसरा सवाल है सर, प्लीज नरेश जी प्लीज, मैं दूसरा सवाल लेना चाह रहा हूं यहाँ पर। नरेश जी कृपया शांत हो जाए, नरेश जी कृपया शांत हो जाए। ठीक है, मैं चाहूंगा रमन मलिक साहब, सर प्लीज नरेश जी प्लीज, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं। नरेश जी मेरी बात आप सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए। नरेश जी प्लीज शांत हो जाइए। रमन मलिक साहब, आपने सुन लिया इस शख्स को जो कि सबसे बड़ा ठेकेदार है। आपकी सरकार आने के बाद सख्ती दिखाई गई, कानून बनाया गया, और ऐसे लोग सीधे तौर पर पुलिस को, सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर कोई घटना घटित होती है तो सवाल आप पर ही उठते हैं।
100 लोगों की आपने बात की कि 50-100 लोगों का मॉब था। पिछले दिनों उपद्रव हुआ, इतना बड़ा उपद्रव पूरे सूबे में आप तो चिन्हित कर रहे हैं, हजारों थे उसमें चिन्हित कर रहे हैं, इन 50-100 में चिन्हित क्यों नहीं किया गया और सीधे बैठकर स्टूडियो में चुनौती दी जा रही है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे। इसको आप क्या समर्थन दे रहे हैं? अब मैं जवाब बिल्कुल दे दूं सर, बिल्कुल। और आप बीच में टोकेंगे नहीं। अतुल जी, मेरा कहना उस समय भी स्पष्ट था, मैं आज भी स्पष्ट बोल रहा हूं, अभी भी स्पष्ट बोलूंगा। कानून को अपने हाथ में लेना किसी को भी ये परमिशन नहीं देती सरकार की कानून को वो अपने हाथ में ले। ना ये परमिशन देती है सरकार कि कोई व्यक्ति चाहे कोई भी कानून बना हो सरकार का प्रांत के अंदर, उसको उसकी अवहेलना करे और उसके तो कर रहे हैं सर। अतुल जी, फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा तो बोलना अवहेलना आप ही कह रहे हैं तो मैं उसमें रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि अवहेलना नहीं बनता कर सकते, मैं यही बोल रहा हूं। अगर आपको सुनने की है तो ठीक है, वरना मैं उठ के चले जाता हूं, आप जवाब दे दीजिए। क्यों आपके पास जवाब नहीं है? मेरे पास जवाब है अतुल जी, आपके पास सुनने की पेशेंस नहीं है। मेरे पास तो है, मैं तो सुन रहा हूं। आप सुन नहीं रहे हैं, आप बार बार बीच में आप बात कर रहे हैं। आप एक डिबेट की मर्यादा को लांघ रहे हैं। मुझे बिल्कुल मर्यादा मालूम है, मेरे को आप मर्यादा नहीं सिखाएंगे। मुझे मर्यादा आप भी नहीं सिखाएंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा जवाब है, सरकार इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सजा जो है वो सिर्फ कानून दे सकता है और हमारे कानून की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। अब आप बताइए। ये जहां तक मैंने अभी सुना है, मैंने ये नहीं इनके मुंह से डायरेक्टली सुना कि ये बोल रहे हैं कि अवहेलना करेंगे, लेकिन अगर कोई भी अवहेलना करेगा उसके लिए कानून बराबर है, चाहे वो गौ तस्कर है, चाहे वो गौ रक्षक बन के उपद्रव मचा रहा हो, उसके लिए कानून एक है। कानून की नजर में कोई नहीं है। ये कम्युनलिज्म, ये डिवाइड, ये जिनके लिए फायदा रखती है ये वो काम करते हैं, ये वो उस चीज को उछालते हैं। हम लोग नहीं उछालते हैं। ये उनके लिए फायदेमंद है जिनकी लोकप्रियता इससे बढ़ती है, जिनकी लोकप्रियता इससे घटती है। यानी रमन मलिक साहब, मैं ये मानूं कि हाँ आप ये कहते हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया और इन पर सख्त कार्रवाई जिसने भी तुरंत होनी गलत करा चाहिए। उसके ऊपर सरकार बिना पक्षपात करे सख्त रूप से काम करेगी, चाहे वो गौ तस्कर हो या गौ रक्षक। ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था, मुझे खुशी है कि आपने बोला। अगर कोई भी किसी और व्यक्ति की या किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का आवाज दबाने के लिए कोशिश करेगा तो वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आवाज दबाने की दिशा में तो हम गए नहीं। हम तो आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग सरकार के खिलाफ हैं, सरकार इनको आप आवाज दबा रहे थे अभी। ठीक है साहब, अब वक्त हमारे पास कम रहेगा, इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया रखें। नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ढुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर अगर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है आवाज दबाने की बात हो रही है। ये जो हो रहा है गौ तस्करी के नाम पर, मैं स्वीकार करता हूं कि ये जो गौ तस्कर होते हैं, जब भी पुलिस से इनकी मुठभेड़ होती है या फिर गौ रक्षक जो हैं या कोई जागरूक व्यक्ति जो कि गाय को माता मानता है और वो इनके खिलाफ काम करता है या फिर इनको रोकता है, तो ये जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही? जब इतने बड़े लेवल पर सरकार काम कर रही तब भी इस तरीके का हाल है और वहां समानांतर कानून बनाकर सजा दी जा रही है। फेल्योर किसका है? देखिए अतुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम करने का केवल ढोंग मात्र कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने कानून पास कर दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे अतुल तो पिछले 6 महीने के अंदर माननीय हाईकोर्ट के अंदर भी मामला गया था, एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, उसके अंदर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और इनके पास में कहने को कुछ है ही नहीं। कहाँ काम किया? अब ये बताएं इनको, क्या इन्होंने गो तस्करों को रोकने के लिए जो माननीय हाईकोर्ट जिस प्रकार से काम कर रही है, क्या आपने उन निर्देशों का पालन किया? क्या आपने जो ऐसी गौशालाएं हैं जो कि गैर कानूनी रूप से इस प्रकार की तस्करी में अपना सहायता करती हैं इनका गो तस्करों का, क्या आपने उनको चिन्हित किया? क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है हरियाणा के अंदर जो कि गो तस्करी करवाने में मदद कर रहा है इन लोगों की? ऐसा नहीं है कि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है अतुल जी, ऐसा मामले हाईकोर्ट में बहुत सारे चल रहे हैं। एक जनहित याचिका भी कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से बताएं। ढोल साहब, पिछले गिरफ्तार हुए थे, ये काम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपने, और ऐसी बहुत सारी गो तस्करों की बात मत कीजिए, आप गो तस्करों की बात मत कीजिए। गो तस्कर तो आज भी आप गिरफ्तार कर लिए, गो तस्कर तो आज भी गिरफ्तार कर लिए, उनको गिरफ्तार भी कीजिए, आप उनको सजा भी दीजिए। इसका पहुंचना
ये सारा का सारा सिस्टम रिवैम्प करना, उनके ऊपर नजर रखनी, ये सारा काम चालू हो चुका हुआ है। आप हमारा मुंह ना खोलिए तो ही अच्छा है। नहीं, मुंह खोलिए, फिर आप बोलिए। पार्टी के निमित्त कार्यकर्ता हैं जो गो खोलिए खोलिए, आप मुंह खोलिए, आप मुंह खोलिए कृपया करके। आप बताएं, सुनते सर, हरियाणा सुनना चाहते हैं कहाँ, क्या हरियाणा की सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। किसी का नाम लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं है, काफी लोगों की प्रतिष्ठा भी होती है इस पे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनेलो के कार्यकर्ता हैं वो लोग, अगर आप जैसे लोग उनके बिना नाम लिए फिर आरोप मत लगाइए इस चैनल पर बैठकर। अगर आप माता के लिए शहीद होने की ताकत रखते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, मैं कहता हूं चाहे किसी पार्टी का हो, फिर आप उसके खिलाफ सबूत दीजिए। ये कौन सी माता की रक्षा है कि आपके पास सबूत होते हुए भी आप पुलिस के पास नहीं गए और कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा। वो लोग जो कि इसमें शामिल हैं वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र यादव, ठीक है, मैं आऊंगा। आरिफ साहब आप बताइए जरा, यहां पर सीधे तौर पर रमन मलिक जी ने तो इनकार कर दिया, उनका कहना है कि चाहे कोई हो, गौ तस्कर हो या फिर गौरक्षक, इस तरीके का कृत्य करेगा तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। देखिए धर्मेंद्र यादव जी अभी बता रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम इनके पास है जो गौ तस्करी करते हैं, तो आपके पास अगर नाम है, आपके पास एविडेंस है, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं आप मुहैया कराते? आप काके गौ भगत है तो फिर क्यों नहीं पुलिस में? जब आपके पास देखिए मिस्टर यादव, मिस्टर यादव, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास, अगर आपके पास ऐसे लोगों के नाम है तो सार्वजनिक कार्रवाई करवाइए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते। उनके खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज कराइए और उनको जेल भेजने का कार्य कीजिए, वो नाम अपने आप उजागर हो जाएगी। नरेश जी वक्त कम है, नरेश जी वक्त कम है। डिबेट को पंकज वर्मा कुछ कह रहे हैं, पंकज वर्मा कुछ कह रहे हैं, पंकज वर्मा। मेरा ये जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल नेता बैठे हैं, ये इस डिबेट को राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं। कोई अपना बेनिफिट लेना चाह रहा है और किसी को नंगा करना चाह रहा है, ये सही नहीं है। जो असली मुद्दा है उसके ऊपर बात की जाए। जो अमानवीय की बात हुई थी कि ये जो केस हुआ है, गौरक्षा दल ने जो अमानवीय व्यवहार किया है, वो ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए था। गौरक्षा दल को और सभी राजनीतिक दल को जो कानून बनाया है उसका बेनिफिट लेना चाहिए और हरियाणा के अंदर गो तस्करी को बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आना चाहिए। मेरी सबसे यही। बिल्कुल सही कहा, राजनीतिकरण हर मुद्दे का करने की आदत सी पड़ गई है। नरेश जी बहुत संक्षेप में आपको मैं चाहूंगा, बहुत संक्षेप में आप बोलिएगा, वक्त मेरे पास कम है, मेहमान ज्यादा है, बहुत संक्षेप में। आज की जो ये अप्रिय घटना है, इसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम है, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि जो गौ भगत है और गौ तस्करों को रोक रहे हैं, तो उनके मन में यह भी बात रही होगी कि प्रदेश के अंदर सरकार नाम की और कानून व्यवस्था नाम की चीज रही ही नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने स्वयं ये फैसला कर लिया कि सरकार या कानून व्यवस्था में तो इनका कुछ हो नहीं सकता, हम स्वयं ही इनको सजा देते हैं। लेकिन जितनी भयंकर सजा थी साहब, ऐसा नहीं है। एक बात मैं भी जोड़ दूं, मैं एक बात जोड़ दूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, जब आप 10 साल थे तब भी ऐसी तस्वीरें आती थी। मैं गौ भक्तों से नम्र निवेदन आग्रह ये करना चाहूंगा कि जो गौ भगत है और गौ तस्करी को रोक रहे हैं, उनकी लिस्ट भी बनानी चाहिए और उनको समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए, लेकिन ये कतई इजाजत नहीं देने चाहेंगे। ये सुझाव अपनी सरकार को आपने नहीं दिया था अपने दौर में, और हमने किए भी हैं। हमारी सरकार ये भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की सहायता गौ माता के मेडिकल खुले हैं, उनमें दी है, ठीक है। उद्घाटन भी किए। नरेश जी मैं इतना समझ रहा हूं कि आप इस मसले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मेरा सवाल अब संक्षेप में, सर आपका वक्त हो गया, आपका वक्त हो गया, ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। धर्मेंद्र यादव उधर बात ना करें, कृपया मेरी बात सुने आप, और बहुत संक्षेप में और थोड़ा तेजी में आप बोलेंगे। आप तो गौ भक्त हैं तो आपको थोड़ा सा ताकत के साथ बोलना चाहिए, पंचकर्म भी आप खाते हैं और गोबर भी आप खाते हैं डेली। मेरा सवाल इतना है कि ये जो अमानवीय कृत्य है, इसको आप अमानवीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और क्या आगे भी आप लोग ऐसा करते रहेंगे? जी देखो, मैं मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और जिस टाइम हमने उनको पकड़ा था उनके पास 700 किलो गोमांस बरामद हुआ था, और अगर
हम गौ मांस को देखेंगे और गाय को हम माँ बोलते हैं और हमारी माँ को काट कर वो गाड़ी में पैक करके ले जाते हैं। 700 किलो कितना होता है? 6 गाय काट कर डाली हुई थी उन्होंने उस गाड़ी में। आप मुझे ये बताइए, अगर आप मेरी जगह होते, मेरे सवाल का तो सीधा जवाब उस समय दीजिए, आपके उल्टी दिल पुल्टी पर क्या बातें मत गुजरती? करिए, कुतर की जिसको आप यहाँ पर कोई कहते हैं, गुंजाइश उसको नहीं है। काट मेरा कर सीधा सा डाला सवाल है, आगे भी आप गाड़ी में ऐसा पैक करेंगे, आप करके ये ले कह रहे जाते हैं, तो आपके ऊपर क्या गुजरती, उस चीज का मुझे जवाब दीजिए और फिर आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। नहीं, क्या आपके पास कोई लेबोरेटरी थी वहां पर जो आपने देख लिया था कि वो गौ मांस है? पहले आप ये बताइए, क्या सुनते हैं आपके सर, पास वक्त नहीं है लेबोरेटरी सर, अरे थी? साहब सुनते हैं, मीडिया सुन के लेते माध्यम से भी, और आपको भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल उसमें गाय की पूंछ और सारी चीजें थी, उसमें गाय के अंश थे। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं नहीं बिल्कुल। जाता उस सवाल पर। मैं धर्मेंद्र यादव बेवकूफी साहब बात बस इतना नहीं बता करता दीजिए, हूं। क्या आप आगे भी उसमें ऐसा गाय के करने अंश करेंगे थे या इसका समर्थन और करते 6 हैं? गाय काट कर डाली हुई थी। और आपको बता देना चाहता हूं जी, अगर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है और कानून के दायरे में जो काम होते वही होते हैं। और दूसरी बात, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम जब वहां पहुंचे तो उससे पहले वहां पर लगभग ऐसा है धर्मेंद्र यादव साहब, कानून हमें न समझाएं पहली बात, और पंचकर्म आप डेली करते हैं, गोबर खाते हैं, तो आपकी तो तार्किक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए थी। आप तर्कों पर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। रमन मलिक साहब, अब आपने सुन लिया, अब मैं अगर बोलूंगा तो आप फिर से नाराज मत होइएगा। अब आपने सुन लिया, ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है और कानून के दायरे में हम उसको सजा देंगे, ये कानून का दायरा है साहब। आप इसका जवाब दीजिए रमन मलिक साहब। देखिए, मेरा डेली खाते हैं, इस पे आप टोंट करने की धर्मेंद्र जी, अब जरा 1 मिनट मेरे को सुन लीजिए। बात को बात के तरीके से क्यों नहीं कहते? धर्मेंद्र जी, अब मेरी जरा बात सुन लें। धन्यवाद। मेरा आग्रह इतना सा है कि एक तो कानून के दायरे में रह के जितने भी गौ रक्षक हैं, गौ भक्त हैं, मेरी उनसे अपील यह है कि कानून के दायरे में रह के करें। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा, ना उनको बख्शा जाएगा। जहां तक रही गौ तस्करों और गौ हत्यारों की बात, मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं, आप या तो पुलिस को दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, मैं अपना नंबर देने को तैयार हूं, आप मेरे को दीजिए, मैं पुलिस वालों के पास चलता हूं और वहां पे पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप बेशक साथ चल के निगरानी करिए कि उनको छोड़ा ना जाए, किसी भी तरीके से कोई कोताही ना हो, मत दीजिए, लेकिन खुद सजा, खुद कानून को अपने हाथ में नहीं। मलिक साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है। मैं फिर भी आपके पास एक और सवाल के साथ आ रहा हूं, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए, और अभी भी धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, सजा मिलनी चाहिए इनको कि नहीं? जिन लोगों ने, अगर उसका कोई भी वीडियो जिसमें लोगों के हैं वो हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी आज की डेट में कंप्लेन करता है, उस वीडियो को देखकर आइडेंटिफिकेशन करके जो उन्होंने कानून तोड़ा है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये काम सरकार करेगी। ठीक है, आपका आश्वासन मिला और आपने नंबर की बात की है। ठीक है धर्मेंद्र यादव साहब, आपको सुन लिया हमने, वक्त हमारे पास नहीं है। ढुल साहब, मैं माफी चाहूंगा, बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट करिए, बहुत संक्षेप में। रमन मलिक जी, बिल्कुल पूरा देश इस चीज को देख रहा है। फाइनल कमेंट जो मैं जो बोलना चाहे पहले बोल चुका हूं। इनको पहले धर्मेंद्र जी को अपना मेरा नंबर दे दीजिएगा। अतुल जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि इन्होंने एलिगेशन लगाया कि कोई भी इनेलो का सक्रिय कार्यकर्ता इस प्रकार के गो तस्करी के घृणित कार्य में आता है, तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं सारे हरियाणा को, हमारी पार्टी कार्रवाई करेगी। और यदि नहीं मिला, इन्होंने हमारा नाम झूठा खींचा है किसी राजनीति के तौर पे, मैं इनको यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इनको कोर्ट में लेकर के जाएगी। इनको मेरा नंबर पास ऑन कर दिया जाएगा। मैं इनकी भी और गौ तस्करों की दोनों की घृणित कार्य का पूरी तरह से निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं हरियाणा सरकार से इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई। माफ करिएगा ढुल साहब, बहुत अच्छी बात आपने बहुत संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया। ठीक है सर, ठीक है। पंकज वर्मा, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में सर। रविंदर जी, जल्दी आपसे संपर्क करूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा नंबर, आप मेरा नंबर ले लें कृपया करके। कहना चाहूंगा कि गोरक्षा दल
गांव की रक्षा करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इनको कानून के साथ मिलकर काम करना चाहिए और जितने भी गौ तस्कर है इनको सबको जेल के अंदर डालना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र साहब बहुत संक्षेप में। दरअसल बात यह है, ये जो वीडियो है अपने आप में शो करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। इसमें अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं भी है तो भी सरकार के इसको संज्ञान लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों को जो है गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ये सबक जाए कि कोई भी व्यक्ति सरकार को बदनाम नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत संक्षेप में रमन मलिक साहब इसका भी जवाब आप दे दें, जो अभी बात उठाई है धर्मेंद्र जी ने, खुद संज्ञान लेने की बात, बहुत संक्षेप में। देखिए, सरकार इस चीज़ों को आपके माध्यम से जो आई हैं इनको सारे वीडियोस को एकत्रित करके देखेगी और उसके ऊपर वकील साहब जाते जाते एक बात और कह देना। आप बोले कि जितने भी ये गौ तस्करी करते हैं क्या इनके खिलाफ आप कभी खड़े हुए हैं? नहीं, सिर्फ आप ही खड़े हैं, आपने ही ठेका लिया है, आपने ही ठेका लिया है बस। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरे को जवाब देने दीजिए। बहुत संक्षेप में सर। आप ही ठेकेदार हैं सारे हरियाणा के। जितने भी हैं वीडियोस हम देखेंगे और उसके ऊपर एक्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी नहीं कह रहा हूं मैं, पिछले 3 दिन में 3 बार गोलियां लगी, कितने बार आप लोगों ने पूछा? हर गौरक्षक 3 दिन में हमारे 3 लड़कों को गोलियां लगी है। एक निवेदन आप लोगों ने कितने बार मीडिया में दिखाया उनको? बताइए मुझे। धर्मेंद्र जी, एक मेरी बात सुन लीजिए। उनके लिए जाकर खड़े हुए। आप बात न करें कृपया, आप अपनी बात रखें, फाइनल करें। बहुत संक्षेप में सिर्फ बोल रहा हूं कि मेरा गौरक्षकों से भी दो विनती हैं। एक तो कानून अपने हाथ में ना लीजिए, दूसरा जिसको इंगित करते हैं आप कि ये इसके खिलाफ सबूत है कि ये गौ तस्करी वो लिस्ट आपको भी दें, सरकार को भी दें, हमारे को दें। ठीक है, और आप देखेंगे कि इबरतनाक उन्हें सबक दिया जाएगा। ठीक है, नरेश जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें, बहुत संक्षेप में सर, बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं धर्मेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप सच्चे गौ भगत हैं और इस तरह के लोगों के आपके पास नाम है तो उनको सार्वजनिक करें और गौ तस्कर को सख्त से सख्त सजा दिलाएं। और जो गौ भक्त भाई है उनको मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनाई जाए कि गौ भक्त जो गौ तस्करी को रोकते हैं उनको सम्मानित भी किया जाए। ठीक है, और विचार करें। आपने ये देखिए, आपको एक और आश्वासन मिल गया, लेकिन ये 10 साल में आपने किया होता तो मुझे और बहुत खुशी होती। आप अब सुझाव दे रहे हैं, फिर भी मानने की बात है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमन मलिक साहब, नरेश शर्मा जी, धर्मेंद्र आर्य साहब, रविंद्र ढुल साहब और धर्मेंद्र यादव, पंकज वर्मा साहब। लेकिन जाते जाते सभी से एक बार फिर कह रहा हूं, सरकार को सोचना होगा कि सरकार बड़े पैमाने पर अगर काम करने की कोशिश कर रही है और लगातार कर रही है, उस बीच में ऐसे लोग जो कि अपने आप को ठेकेदार बनाकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो यह सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि दरअसल इनका यह मानना है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही और यह अपने आप में सरकार के लिए गंभीर है। गौरक्षक लगातार काम करें, मॉनिटरिंग करें, पुलिस के लूप होल है तो वो भी बताएं और सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन अगर कहीं भिड़ंत होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमानवीय कृत्य पर उतर आएंगे, क्योंकि यहां ये भारत का संविधान, उसके तहत हम काम करते हैं, उसके तहत हम रहते हैं, वरना हम भारत में नहीं तालिबान में रहते। नमस्कार।